नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। 2024 के चुनाव को लेकर हरियाणा में सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाने का दम भर रही है तो अलग अलग विरोधी दल हरियाणा में सत्ता परिवर्तन का दावा कर रहे हैं। चर्चा मिशन 24 को लेकर करेंगे, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में मिशन 2024 को लेकर तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। तैयारियां जोरों पर, सभी दल अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच जा रहे हैं। सरकार ने सरकारी योजनाओं की रफ्तार तेज कर दी है, तो वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी भी संगठन मजबूती में जुटी है। तो ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने फिर ये दावा कर दिया है कि हरियाणा में बीजेपी फिर से सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत का परचम लहराएगी। चुनाव के बाद का ये गठबंधन है, सरकार चल रही, अच्छे से सरकार चल रही है। गठबंधन का निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है और केंद्रीय नेतृत्व जैसा भी आदेश करेगा। हमने 10 की 10 सीटें जीतनी है, जो भी वो निर्णय करे। और 10 की 10 सीटें आज हरियाणा के लोग नरेंद्र मोदी जी के पास कमल का फूल खिला करके भेज, डबल इंजन की सरकार मजबूती से बनाए। नरेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे हैं कि मैं 4 उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। कहने में कोई जोर लगता है, ये रेवड़ी है, रेवड़ी देने का काम कर रही है। परंतु हरियाणा के अंदर जो हमारा विधानसभा का है उसके अंदर 8 मंत्री बन सकते हैं। 4 वो कह रहा मैं उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, तो सभी को मुख्यमंत्री बना दे। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से एक बार फिर से विरोधियों को निशाने पर लिया गया। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पर वार कर बिना किसी भेदभाव के उन्होंने 9 साल में विकास करने का दावा ठोका है। जाहिर सी बात है कि आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी हैट्रिक बनाने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से 4 डिप्टी सीएम का दाव खेला जा चुका है। तो वहीं संगठन का इंतजार अभी बरकरार है। वहीं एनएलओ की बात करें और आम आदमी पार्टी की बात करें तो दोनों पार्टियां 2024 को लेकर अहम फोकस कर रही हैं और साथ ही अपनी जीत का दम भर रही हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से रंजीता मेहता जी, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी, विजेंद्र रेड्डी इनेलो का पक्ष रखने के लिए, सुखबीर तंवर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ स्टूडियो में ही हैं और राजेंद्र जादव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बीजेपी से होगी। रंजीता मेहता जी, क्यों लगता है कि बीजेपी को या नायब सिंह सैनी को कि हैट्रिक आप लोग बनाएंगे और इस बार भी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे? देखिए, नायब सिंह सैनी जी को नहीं ये लगता, जनता जनार्दन को ये लगता है। जनता जनार्दन का जो प्यार और विश्वास नायब सैनी जी को हर जिले में मिल रहा है, उनके विश्वास के ऊपर, उनके जो दावे हैं किए गए, उनके ऊपर जो है नायब सैनी जी को लगता है कि निश्चित तौर पे 10 की 10 सीटें हम दोबारा रिपीट करेंगे। हरियाणा में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विकास किया है और विकास की गंगा बहाई है, उस दिशा पे उनको लगता है कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। आज हर जनता जनार्दन जिस मुद्दों के लिए 10 सालों से क्या पिछले 20 सालों से तड़प रहे थे, उन मुद्दों को आज अमली जामा पहनाने का काम जो है वो हमारी सरकार ने किया है। इसलिए नायब सैनी जी को लगता है कि हमारी सीटें 10 की 10 आएंगी। आज एमएसपी पर 14 फसलों की जो खरीद है वो हरियाणा की सरकार कर रही है, जो कि सबसे ज्यादा, सबसे अधिक है हर राज्य में। इसलिए उनको लगता है कि हमारी 10 सीटें आएंगी। आज सबसे पहले फसलों की भगवंतर भरपाई योजना के तहत हम सबसे ज्यादा लाभ दे रहे हैं हर किसान को, इसलिए उनको लगता है। आज देश में पहला केरोसिन मुक्त राज्य हरियाणा बना है, इसलिए उनको लगता है। पहली बार एम्प्लॉयज के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर नीति हमारी सरकार लेकर आई है पारदर्शिता के साथ, इसलिए सब उनको लगता है कि हमारी 10 की 10 सीटें आएंगी। सबसे पहले सार्वजनिक जो परिवहन है उसमें ई टिकटिंग का काम हरियाणा सरकार ने किया है। हर जिला में महिला थाने, साइबर पुलिस थाने और साइबर पुलिस डेस्क टूल बनाने का काम जो है वो हरियाणा की सरकार ने किया है। देश का पहला आयुष यूनिवर्सिटी, कौशल यूनिवर्सिटी जो बनाने का काम है हरियाणा में, वो हरियाणा की सरकार ने किया है। हर जिले में नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम जो हर जिले को आज हमारी सरकार ने किया है। जहाँ पर बीपीएल कार्ड होल्डर है उनकी इनकम आए 1,80,000 तक हो, तब तक वो बीपीएल कार्ड के अधीन रहेंगे। ये जो सरकार है मनोहर सरकार का, ये आम जन को राहत पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने किया है। आज प्रति व्यक्ति आय में सबसे अधिक 2,96,685 रुपए सब राज्यों में सबसे अधिक जो है वो हमारी हरियाणा सरकार ने किया है। आज खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा 6 करोड़ पुरस्कार राशि जो है वो हमारी सरकार देने का काम कर रही है। इसलिए हमें लगता है कि हमारी 10 की 10 सीटें आएंगी। 86% गाँव में आज जो है 24/7 बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसलिए हमें लगता है कि 10 की 10 सीटें हमारी आएंगी। 30,96,00,000 ग्रामीण घरों में नल से जल, स्वच्छ जल जो है देने का काम हमारी सरकार ने किया है पिछले 10 सालों में। इसलिए हमें लगता है कि हमारी सरकार आएगी।
सबसे पहले गांवों में लाल डोरे की जो जमीन है उसका मालिकाना हक जो है एक आम जन को देने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। इसलिए आज सैनी जी को लगता है कि 10 की 10 सीटें हमारी आएंगी। आज पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण हमारी सरकार द्वारा दिया गया है। यहाँ की महिलाओं का विश्वास जो हरियाणा की सरकार के ऊपर बना है, इसलिए हमें लगता है कि 10 की 10 सीटें हमारी आएंगी। सबसे पहले पढ़ी लिखी पंचायत किसी ने अगर दी है तो हरियाणा सरकार ने दी है, इसलिए हमें लगता है कि हमारी सरकार आएगी। मैक्सिमम जीएसटी कलेक्शन जो है वो हमारी सरकार ने करके दिखाई है, इसलिए हमें लगता है कि हमारी सरकार आएगी। सरकारी स्कूलों में छात्रों में सबसे पहले 5.5 लाख मुफ्त टैबलेट देने का काम जो है वो हरियाणा सरकार ने किया है, हमारे छात्रों को जो है लाभ पहुंचाया है। इसलिए मैं मुझे को लगता है कि 10 की 10 सीटें हमारी आएंगी। परिवार पहचान पत्र के द्वारा 397 योजनाएं 45 लाख घरों के परिवारों को सीधा लाभ पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो हरियाणा सरकार ने किया है। 45 लाख परिवारों को लाभ के बाद 400 फॉर्चून कंपनियों के बड़े कार्यालय हमारे हरियाणा के अंदर बने हैं, इसलिए हमें लगता है। चलिए, आपने तो बहुत सारी उपलब्धियां गिना दी मेहता जी, बहुत सारी उपलब्धियां। बजरंग दास जी, रंजिता मेहता ये कह रही है कि ये जनता बोल रही है कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और वो सरकार के काम के आधार पर, सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता बोल रही है। देखिए ज्योति जी, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हो, हरियाणा न्यूज पूरा देश देखता है, प्रमुख चैनल है, और आपके रिपोर्टर हरियाणा के कोने कोने में, हर जिले में, शहर में, मंडियों में, कस्बों में आपके रिपोर्टर घूम रहे हैं। हालात आपको पता है, आज जनता क्या किस प्रकार त्राई कर रही है। हालात क्या है, आज आप प्रॉपर्टी आईडी के नाम के ऊपर जनता धक्के खा रही है। 2005 से लेके 2014 तक हरियाणा में जो कांग्रेस का राज रहा, जो हमने गरीबों के हित के अंदर योजना लागू की, जिसके अंदर 20 रुपए किलो दाल देने की योजना लागू करी राशन डिपो के माध्यम से, उसके साथ साथ गरीबों घर में पाइप की लाइन टूटी फ्री टंकी तक पानी की घर में लगाने का काम किया। 3,82,000 गरीब परिवारों को 100 गज के मुफ्त प्लाट दिए। यहाँ तक कि 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल देने की योजना जो हमने लागू की, सारी गरीबों की योजना जो थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले गरीबों की सारी योजनाएं बंद कर दी। अब आप देखिए कितना बढ़िया काम ये लोग कर रहे हैं। गरीब लोगों का बीपीएल कार्ड, लाखों लोग बीपीएल कार्ड काट कर गरीबों के मुंह का निवास छीनने का काम किया। बुजुर्ग जो हमारे जिंदा बुजुर्ग बैठे हैं, जो ताई है, ताई, उनके बुढ़ापा पेंशन काटने का काम कर दिया। हालात आपके सामने है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से प्रदेश की जनता का मन बन चुका है। 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाने का काम प्रदेश की जनता करेगी, ये मन बना चुकी है। लेकिन आप हुड्डा सरकार की उपलब्धि आप गिनवा रहे थे शुरुआत में, बजरंग दास जी, हुड्डा सरकार की उपलब्धियों के आधार पर अगर जनता वोट देती तो 2014 में या 2019 में आप लगातार 2 बार तो नहीं हारते। 67 से 40, 40 से 15। देखिए 2 बार ज्योति जी, ये बिल्कुल आपने सच्चा सवाल कर लिया। 2 टर्म हमारी हरियाणा के अंदर सरकार रही, कोई कमियां छोटी मोटी जरूर रही होगी। हर एक आदमी चेंज चाहता है। चेंज का मतलब क्या, अभी 2 बार मौका कांग्रेस पार्टी को दे दिया, अगली बार मौका और देके देखो। अब आपके सामने है, शीशा आपके सामने आ जाएगा। भारी बहुमत से, जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी हर नेता, हर कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान के तहत घर घर संपर्क कर रहा है। चलिए, रंजिता मेहता जी कुछ कहना चाह रही थी। अब हमने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हमने रखा हुआ है। दूसरा 90 बजरंग जी, आपकी बात पूरी हो चुकी थी सर, सुनिए अभी हम जनसभा करने जा रहे हैं। बोलिए। देखिए, झूठ के पैर नहीं होते, जो कि बजरंग दास गर्ग जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि बीपीएल कार्ड कटवाने का काम किया है। हालांकि मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी ने बीपीएल परिवारों की आय 1,80,000 करके उनको सौगात दी है, ताकि उससे कम वाले सब लोग इसमें कवर हो जाए। उनके टाइम से ये पूछिए कि बीपीएल कार्ड धारक को एक्चुअल में फायदा मिलता था कि इनके रोहतक और रोहतक के आसपास के एरियो के कार्ड बनवाकर उनको पूरा हरियाणा के कार्ड दिखाकर वो अपनी जेबें भरी जाती थी।
हमने लागू किया है, उसके तहत हर घर में, हर जोड़ में पैसा पहुंचे। 317 योजनाएं घर बैठे 45 लाख परिवारों को हम लाभ दे रहे हैं। हम नहीं कहते, उनके प्रधानमंत्री कहते थे राजीव गांधी जी कि हम 1 रुपया देते हैं तो 15 पैसे जेब में आते हैं गरीब के, तो 85 पैसे किसकी जेब में जाते थे, ये बजरंग दास गर्ग जी उसका जवाब दें। आज अगर 1 रुपया मुझसे मनोहर जी वहाँ से सेंटर से लेकर आते हैं मोदी जी से, तो पूरा एक रुपया उसमें 1.25 रुपया जोड़कर वो आज आम आदमी की जेब में डाल रहे हैं। भ्रष्टाचार सीमा पे था, जब ही भ्रष्टाचार हो रहा है, जब ही भ्रष्टाचार हो रहा है, जब ही शराब घोटाले हो रहे हैं, जब ही रिश्ती घोटाले हो रहे हैं, जब ही खनन घोटाले हो रहे हैं, जब ही नकली शराब बिक रही है आपके सामने, मुद्दा नहीं है इनके पास। आज जो योजनाएं हैं और स्कीम जो लाभ मैं बता रही हूँ, ये ऑनलाइन पोर्टल पे है। किसी चीज को मैं झूठ बोलूं या मैं नकारूं तो आप मुझे टोक सकते हैं। जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ठीक है, मैं अभी जी आप तक ये बताइए कि गरीबों को कह रहे हैं कि हमने मुफ्त घोटाले की बहुत लंबी लाइन है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास घोटाले के ऊपर टिका हुआ है। 10 साल के अंदर भ्रष्टाचार के सिवाय भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया। बोलने का कोई फायदा नहीं है। आप सत्यों में बोलिए, आंकड़ों के साथ बोलिए। तो मैं बोल रहा हूँ, मेरी छोटी बहन, मैं तो रिकॉर्ड समेत बोलूंगा, छोटी बहन रिकॉर्ड समेत दूंगा आपको, आंकड़े से बताऊंगा। चलिए अभी आप दोनों रुकिए। बजरंग दास जी, आप बीच में मत बोलिए ना, आपका उत्तर कंप्लीट होने के बाद में आगे बढ़ी थी। अभी सुनिए, आप सुनिए। रंजीता मेहता जी, आप भी सुनिए, इनेलो को चर्चा में जोड़ लेते हैं। आपकी सरकार ने आज तक कुछ किया है तो बताइए। इनेलो को हम चर्चा में जोड़ेंगे। रेडू साहब, आप लोगों की तो पिछली बार लोकसभा चुनाव की बात करें, हर जगह जमानत जब्त थी। बीजेपी ने सभी सीटें जीती और बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार भी जीतेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी बेहतरीन काम किया है और हरियाणा में भी हमने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। ज्योति जी, देखिए 2016 की अगर आप बात याद करेंगे, 2016-17 में पूरे हरियाणा प्रदेश में इस बात की चर्चा जोर शोर से चलनी शुरू हो गई थी कि 2019 में हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। वो सभी चारों तरफ से यही आवाज आ रही थी और सभी पार्टियां भी इस बात को मान रही थी कि इनेलो सरकार बनाने जा रही है। ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात हुई कि पार्टी में विघटन हुआ और उसके कारण से इनेलो सरकार में नहीं आ सकी। न केवल सरकार में आ सकी, बल्कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे लोकसभा में भी और विधानसभा में भी ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं रहे और हम निचले स्तर पर भी गए। लेकिन उसका रीजन केवल मात्र एक ही है कि हमारी पार्टी में विघटन हुआ और हमारे जो वर्कर थे, हमारे जो वोटर थे, वो सस्पेंस में आ गए कि अब करें तो क्या करें। इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर अपना ध्यान लगाते हुए कांग्रेस को 31 सीट दिलवाने का काम किया ताकि बीजेपी को हराया जा सके, या जेजेपी को वोट देने का काम किया ताकि बीजेपी को हराया जा सके, क्योंकि उस टाइम हमारा अधिकांश वोटर जेजेपी के पक्ष में चला गया था। ये रीजन रहा। अब जेजेपी ने बोर्ड इलेक्शन लड़ा था बीजेपी को हराने के लिए, कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा था बीजेपी को हराने के लिए, इनको हरियाणा प्रदेश से निकालने के लिए। लेकिन परिणाम के बाद जनता ने यह बड़ा महसूस किया कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि जेजेपी जो हरियाणा प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को यमुना पार भेजने का काम बात कह रही थी, वही उनकी गोदी में बैठ करके उनकी सरकार बनवाने का काम किया। और कांग्रेस को जिस उम्मीद, भरोसे और विश्वास के साथ हरियाणा प्रदेश ने 31 सीटें देने का काम इसलिए किया था कि शायद इनकी सरकार बने, लेकिन सरकार नहीं बनी, एक बड़ा विपक्ष जरूर बना। और बड़ा विपक्ष बनने के बाद जिस प्रकार से भारतीय कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मदद करने का काम किया, जिस प्रकार से इस पार्टी के द्वारा लागू की गई जन विरोधी नीतियों का समर्थन करने का काम किया, जिस प्रकार से 31 विधायकों वाली पार्टी ने जन विरोधी नीतियों का खुल करके विरोध नहीं किया। समर्थन वोट करने के मामले में तो आप लोग करते रहे। हाँ, इस वजह से ये जो है ना, अब प्रत्यक्ष तो इनेलो नहीं किया रेडू साहब। इस वजह से आज जो है ना हरियाणा प्रदेश, एक मिनट ज्योति जी मैं बात पूरी कर लूं, फिर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मेरे पास है, मैं जरूर दूंगा। तो इस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश की जनता जो है जेजेपी से भी मतलब उल्टी हट चुकी है और कांग्रेस को तो पहले ही पसंद नहीं किया था।
इसलिए आज जो मौजूदा हालत बने हुए हैं हरियाणा प्रदेश के, जिस प्रकार से क्राइम हमारा बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी हमारी बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, ऐसे हालात में एक सख्त नेता की जरूरत है, एक अच्छी मजबूत छवि वाले नेता की जरूरत है। और कहीं ना कहीं आज प्रदेश में यदि देखा जाए सभी दलों में आप स्वयं भी अपनी नजर घुमा करके विचार करके देखेंगी तो प्रदेश में अभय सिंह चौटाला के मुकाबले का कोई मजबूत नेता आज नहीं है। तो अभय चौटाला को आप लोग नया थोड़ी ना प्रोजेक्ट कर रहे हैं रेणु साहब। जनता एक मजबूत नेता चाहती है जो इन वो तो पहले से ही है को खत्म करने का काम करे, और उसके लिए केवल मात्र अभय सिंह चौटाला एक मजबूत नेता के रूप में उभर करके आए हैं। पार्टी विघटन के बाद जिस प्रकार से उन्होंने मजबूती के साथ जहां पार्टी को संभाले रखा, पार्टी का जन आधार बढ़ाने का काम किया, और 7 महीने की लगातार पैदल यात्रा करके प्रदेश के कोने कोने में जाकर के लोगों के सुख दुख में शामिल हुए, उनकी समस्याओं को जानने का काम किया और उनका समाधान खोजने के लिए। ठीक है सर, संक्षेप में कुछ कहिएगा रंजिता जी। मैं आपको भी 10 सेकंड नहीं दे पाऊंगी, फिर आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ती हूँ। देखो नहीं ज्योति जी, आपकी बात नहीं पूरी हुई है। चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, आप बात पूरी कीजिए। नहीं हुई मेरी अभी पूरी। हाँ, अभी रंजिता मेहता जी का मैं जवाब दे देता हूँ। इन्होंने कहा जनता का प्यार और विश्वास, लठ मारने से न प्यार बनता है न विश्वास बनता है। कोई वर्ग इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जिनको लठ नहीं मारे हैं, जिनको पिटाई करने की। इन्होंने कहा विकास की गंगा बह रही है, विकास की गंगा नहीं बह रही, बेरोजगारों की गंगा बह रही है, भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है और करप्शन की गंगा बह रही है। ये कह रहे हैं हमने मुद्दे पूरे कर दिए। 50,000 प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात कही थी, दे दी नौकरी। किसान की आय डबल करने की बात कही थी, हो गई है डबल। और इसके अलावा इतने सारे मुद्दे, एक भी इन्होंने मुद्दा पूरा नहीं किया। भावांतर के तहत किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम करें। जहाँ किसान को नुकसान है वहीं सरकार का पैसा इनडायरेक्ट रूप से। चलिए आपकी बात इसी में कंप्लीट हो जाती है। आप सारे उपलब्धियों को खारिज कर रहे हैं कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, आप तमाम बातों को खारिज करते हैं कि जनता परेशान है, सरकार ने कुछ किया नहीं। जेल भी बनवाने की आपको जरूरत पड़ेगी। रंजिता मेहता जी, हमने नेशनल हाईवे बनवा दिए सर। अभी मुझे नहीं रेणु साहब, मैंने आपको काफी वक्त दिया सर। अभी आप रुक जाइए। आप कहते 5 सेकंड और लूंगा ज्योति जी, प्लीज आप मेरे को दोबारा टाइम काट लेना मेरा। इन्होंने कहा कि 2,94,000 की इनकम हो गई है प्रति व्यक्ति आई, तो 48,000 बीपीओ कैसे खड़े हो गए? 71,000 परिवारों में से 31 लाख परिवारों में से 48 लाख बीपीओ कैसे बन गए? ये इतनी गरीबी कैसे आ गई? ठीक है रेणु साहब, अपने माफी के साथ डिबेट ऐसे नहीं हो पाएगी। आप 10 सेकंड में, आपको काउंटर में कुछ कहना है रंजिता जी, तो मैं आपको बहुत संक्षिप्त में भी टाइम दे पाऊंगी, बहुत संक्षिप्त में। रेणु साहब अभी आप सुनिए, आप अपनी बात कह चुके हैं। सफाई कर्मचारी आपने 2016 से लेकर 2023 तक की सारी बातें कर ली। अभी आप रुकिए प्लीज। शिक्षा के क्षेत्र में आपने 5,000। रेणु साहब सुनिए सर, आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है क्या? बात तो बोले, छन्नी भी बोले। आप बोलिए। आपका दर्द समझ में आता है। अभी जो है मेरी बात पूरी भी नहीं हुई, इन्होंने बोलना जो पार्टी सत्ता से बाहर आ जाए, आज हरियाणा प्रदेश में आप लखनऊ की बात करते हैं। रेणु साहब आप साथ साथ मत बोलिए सर। आप आपकी बात पूरी नहीं हुई, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आपको टाइम मैंने दिया था बात पूरी करने के लिए। ग्राउंड पर जाते हो, ईमानदारी से ग्राउंड पर बैठ करके लोगों की रिपोर्ट लोगे तो आपके सामने ये रिपोर्ट आएगी कि आज प्रदेश की जनता बहुत परेशान है, हर वर्ग परेशान है, महंगाई से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, क्राइम से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, प्रॉपर्टी आईडी से भी परेशान है। रेणु जी नए स्टाइल में डिबेट करने लग गए क्या आप? एक बात को विस्तार से। रेणु साहब आप तो कहते हैं मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, आज आप शांति नहीं हो रहे हैं। का काम कर सकता हूँ। आप शांति नहीं हो रहे हैं। आप हमेशा कहते हैं बीजेपी वाले दूसरों के बारे में बोलते हैं, आज आप बोल रहे हैं शुरुआत से। अभी रुकिए, आप 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए रंजिता मेहता। अभी तो मेरी बात चल रही थी ना। तो सर आप भाषण थोड़ी ना दे रहे हैं सर, आप उत्तर दे रहे हैं। आपकी बात पूरी नहीं होगी तो मैं क्या कर पाऊंगी? मैंने आपको टाइम दिया बोलने के लिए। देखिए, मैं रेडू साहब का दर्द समझती हूँ। रेडू साहब की पार्टी चार टेन्योर से बाहर है। जनता जनार्दन इनको सिरे से नकार चुकी है, इसीलिए ये ज्यादा परेशान है। आज मात्र एक सीट पे रहकर ये अपने दावेदारी पेश करते हैं कि सबसे मजबूत नेता इनका है, जो उपचुनाव करवाता है और 12,500 वोटों और कम लेता है अपने टाइम के ऊपर। मैं इनका दर्द समझ सकती हूँ। ये लठों की बात करते हैं, लठ तो 20 साल से इनकी पार्टी के शासन में लोग खाए हुए, आज भी उसका दर्द नहीं भूलते।
बिल्डिंगों के आगे खड्डे, खड्डों में थैलियां, सारी जनता जनार्दन इनका शासन प्रशासन नहीं भूली है। तो आज आप अपनी पार्टी के लिए बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं जुरेटो साहब। 20 साल हो गए आपको नकारा हुआ है हरियाणा की जनता में, तो इसलिए आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। खास तो बोले, कभी भी बोले, आप मात्र एक सिमट कर रह गए हैं और जमानत आपकी जब्त हो चुकी है। अगर पार्टिसिपेशन की पार्टी लेवल पे बात करते हैं जी रंजीता जी, अभी मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ती हूँ। बजरंग दास जी, आम आदमी पार्टी के बाद आपके पास आते हैं। आप लोग भी दावा कर रहे हैं तंवर साहब की दिल्ली के बाद पंजाब और दोनों के बीच का हरियाणा, इस बार आप लोग कहते हैं संगठन हमने काफी मजबूत किया के विस्तार किया के, लेकिन बीजेपी कहती है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ नहीं, इनफैक्ट प्रो इनकम्बेंसी जैसा बताया जा रहा है कि जनता बेहद खुश है, हमने ऐतिहासिक कार्य कर दिए हैं और जनता ये चाहती है कि बीजेपी इस बार भी सत्ता में आए। ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के हालात वो हैं, मर्ज बढ़ता गया जूझू दवा की। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मुहाने पे नवीन संगठन बनाने का प्रयास कर रही है, और आज बड़ा खेद है कि विगत के 10 वर्षों में कांग्रेस संगठन ही नहीं बना पाई। इसके अलावा जिस प्रकार की जातिगत और धार्मिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कर रही है, निश्चित तौर पे उनके मुकाबले में आम आदमी पार्टी धर्म जाति विहीन 36 बिरादरी की राजनीति करती है, और ये हमने अतीत में साबित किया है। इसके अलावा जिस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी, मैं तो 3-4 मोटी मोटी बात करूंगा। वायदा था 15-15 लाख का, हवाई 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, आज 10वां साल चल रहा है, 2 लाख प्रतिवर्ष भी नहीं देख पाए। सबसे बड़ी विफलता पहली कलम से स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसा को C2+50 में लागू करने की बात थी, कहीं दूर से दूर कोई मतलब नहीं। और 2016 में बहुत मजबूती से वायदा किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक किसान की आय दुगुनी कर देंगे। 2022 को गए जमाना हो गया, 23 जाने वाला है, कोई मतलब नहीं दूर से दूर। और इसके अलावा 3 कृषि कानून जब रद्द किए माननीय मोदी जी ने, उस वक्त देश के किसानों को भरोसा दिया था कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून भारत के किसानों को देंगे। आज तक कोई चर्चा परिचर्चा नहीं। इसके दृष्टिगत मैं कह सकता हूं, ना कि सिर्फ हरियाणा प्रदेश अपितु समस्त राष्ट्र इनकी जुमलेबाजी को भली भांति पहचान चुका है, और आने वाले समय में पूरा देश इनको जवाब देगा, ना कि सिर्फ हरियाणा। अभी मैं हरियाणा की बात करूं ज्योति जी, परिवार पहचान पत्र के नाम पे जिस प्रकार से 2 साल से ज्यादा हर व्यक्ति को इन्होंने परेशानी पहचान पत्र बना दिया है, 5 लाख से ज्यादा पेंशन काटने वाले और 10 लाख से ज्यादा राशन कार्ड इन्होंने काटा। इसके अलावा प्रॉपर्टी आईडी का विषय, 90% से ज्यादा त्रुटियां प्रॉपर्टी आईडी में है, और ठीक करवाने के लिए जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का एक नया आयाम इन्होंने स्थापित कर दिया है, और 58 करोड़ से ज्यादा का भुगतान इन्होंने उस कंपनी को कि आज कह रहे हैं ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। और आज जिस प्रकार से स्कूलों में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, स्कूलों के टीचर्स उनके साथ यौनाचार कर रहे हैं, इससे बुरी बात शासन प्रशासन सरकार के लिए नहीं हो सकती। और अभी बात कर रहे थे दूसरे प्रवक्ता साथी भी, जहरीली शराब में इन्होंने सदन के पटल पे कहा कि हमारी 50 से नीचे का आंकड़ा इन्होंने बताया, जबकि एनसीआरबी के आंकड़े हैं उसमें विगत के 7 वर्षों में 500 से ज्यादा जहरीली शराब से मौत है। आखिर इनका जिम्मेदार कौन है? और इसी के साथ मैं कहना चाहूँ, नायब सिंह सैनी साहब का जो बयान आप बता रहे थे, नायब सिंह सैनी साहब के कुरुक्षेत्र उनके लोकसभा में वो अपने प्रदेश अध्यक्ष की जश्न मनाते घूम रहे हैं। आज तक उन अपने लोकसभा क्षेत्र में जो पीड़ित परिवार है उनके आंसू पोंछने नहीं गए। ये नायब सिंह सैनी साहब का विषय है। इसके अलावा जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में 9 वर्ष, रुकिए 9 साल से ज्यादा का जो शासनकाल रहा, और उसमें रिकॉर्ड की बात है कि 4 साल से ज्यादा पंचायती राज का नहीं रहना, इनकी जो भी ये बनावटी बातें, तो 4 साल से नहीं, 4 साल में अदालत में था। और जिस प्रकार से सरपंचों की शक्ति को इन्होंने उनको शक्ति विहीन किया है, जिस प्रकार से इन्होंने जिस तरह से उनको ई टेंडरिंग के माध्यम से दूसरे, ठीक है, आपने भी ये सारी खामियां गिनवा दी। नहीं, दूसरी बात, सारी खामियां गिनवा दी जी, एक और इम्पोर्टेंट बात, नगर निगम फरीदाबाद का 2 वर्ष से ज्यादा से चुनाव पेंडिंग है। 1 वर्ष के करीब गुड़गांव का हो गया, और 2 वर्ष से ज्यादा नगर निगम मानेसर का गठन हुआ। कहां तक विफलता गिनाऊं मैं? पूरे 1 घंटे की डिबेट में विफलता ही विफलता हरियाणा के केंद्र की गिनवा सकता हूं। ये अपने हम मिट्टू बढ़ते रहे। हरियाणा प्रदेश की जनता आने वाले समय में जवाब देगी आपको।
गर्ग साहब कुछ कहना चाह रहे थे। एक तो देखिए, इस बात को भी स्थापित करने का प्रयास हो रहा है बजरंग दास जी कि कास्ट बेस्ड जो राजनीति होती आई हरियाणा में जाति के आधार पर, उसको हमने खत्म किया है। आज भी सीएम साहब की ओर से बयान दिया गया। देखिए ज्योति जी, सारा देश जानता है जात पात का जहर अगर देश में और प्रदेश में कोई घोलने वाली पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। आप हरियाणा की बात करोगे तो जाट नॉन जाट की राजनीति करेंगे, नहीं देश के अंदर हिंदू मुसलमान की बात करेंगे या मंदिर मस्जिद की बात करेंगे या हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे। कभी ये मुद्दे की बात नहीं करते ज्योति जी, कभी महंगाई की कभी आज तक उन्होंने बात नहीं की, बेरोजगारी की बात नहीं करी। इन्होंने रोजगार देने की बात कही थी, रोजगार देने के बजाय रोजगार छीनने का काम इन्होंने किया। इन्होंने युवाओं के साथ भारी खिलवाड़ किया, उनकी भावनाओं का खिलवाड़ किया। इन्होंने खुद घोषणा की थी 75% युवाओं को उद्योग के माध्यम से, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से रोजगार देंगे। 75 आदमी को रोजगार नहीं दे पाए, रोजगार छीनने का इन्होंने काम किया। और हमारी बहन बोलती थी हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया। कितना भ्रष्टाचार आप देखिए, पुलिस कस्टडी के अंदर करोड़ों रुपए की शराब चोरी करके ये बेच देते हैं। खनन घोटाला इनके राज के अंदर होता है, यहाँ तक लिस्टिंग घोटाला इनके राज के अंदर होता है। प्रॉपर्टी आईडी सुनिए, मेरी छोटी बहन सुनो, मेरी छोटी बहन सुनना माता, मेरी छोटी बहन सुनना माता रखिए, छोटी बहन सुनने का माता रखिए। ज्योति जी समझाओ इनको, ज्योति जी समझाओ इनको। रंजिता मेहता जी आप सुनिए अभी। जहां मैं समझाऊं इन्होंने, मैं बताना चाहता हूं प्रॉपर्टी आइड का जो घोटाला हुआ, हमने शोर किया, लिखित में दिया, घोटाला हुआ है, भारी घोटाला है। सर्वे 90 नहीं 95% सर्वे गलत हुई है। मुख्यमंत्री जी नाट गए, मतलब बिल्कुल नहीं, इनका मंत्री कहता है बिल्कुल सही सर्वे हुई है। और जो ठेकेदार था अयासी कंपनी वाला, जयपुर का मंत्री का एक रिश्तेदार है, वो मैं आंकड़े दे सकता हूँ कौन है, कौन व्यक्ति है, उसकी पेमेंट 18 करोड़ 11 लाख के अंदर वो ठेका दिया गया। वो ठेका बढ़ाते बढ़ाते 57 करोड़ कुछ लाख की पेमेंट कर दी। जब वो खड़ा उजागर हुआ, कितना भारी घोटाला हुआ है, सारे सर्वे गलत हुई है। जब जाके सरकार ने उसको डीलिस्ट कर दिया, पेमेंट आप कर सके, आपको उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करना चाहिए। इस प्रॉपर्टी आईडी के अंदर जो घोटाला हुआ है, उस जो सर्वे गलत हुई है, जिसके चहेते सरकार का चहेता है, जिसका सरकार के जो मंत्री चलिए अभी तो पेमेंट रोक दी गई है गर्ग साहब। लोगों का हाथ है जिन्होंने पेमेंट नहीं पेमेंट दे चुके हैं, पेमेंट नहीं चुकी है, पेमेंट दे चुके हैं, उसकी ब्लैक लिस्ट कर दी गई है कंपनी, ठीक है, उसकी अधूरा ज्ञान ब्लैक लिस्ट उस पेमेंट उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अच्छा चलिए मैं अभी जादव जी को चर्चा में जोड़ती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ठीक है, आप शुरुआत से ही हो रहा है बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिना रही, आप लोग तमाम उपलब्धियों को खारिज कर रहे हैं। जादव साहब, हरियाणा की राजनीति के इतिहास में 77 में हुआ कि लोकदल ने सभी 10 सीटें जीती, 1984 में हुआ कि कांग्रेस ने सभी 10 सीटें जीती, 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटें जीती। आपको लगता है कि इस बार इतना आसान होगा, क्योंकि तीनों ही बार ठोस कारण रहे तीनों ही दलों के लिए? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल है वो करीब 9 वर्ष का हो चुका है और आगे बढ़ रहे हैं वो। तो पिछली बार तो सरकार ने अपने परिवर्तनों की और सुधारों की इस तरह से, वो उनका कहना था कि शासन व्यवस्था में हम इस तरह से सुधार करना चाहते हैं ताकि मेरिट पर सदा काम हो, पर्ची खर्ची और दूसरे तरह की जो दलाली प्रथा है वो समाप्त हो जाए, तो ट्रांसफर में भी जो है पारदर्शिता हो और सब न्यायिक व्यवस्था हो और आम लोगों के काम भी सहज रूप से हो जाए। और खास तौर से उनका जोर था कि बगैर क्षेत्रीय भेदभाव के विकास हो और अंत्योदय जो गरीब वर्ग है, सबसे निर्धनतम वर्ग है, उसका उत्थान हो। और अभी सरकार जो है उसी को लेकर चल रही है। तो सरकार के दो जोर हैं, दो मुख्य बिंदु हैं उसके कामकाज के और शासन व्यवस्था के, जो स्तंभ कहा जा सकता है जिनको, एक तो अंत्योदय उत्थान है और एक ये है कि बगैर किसी तरह के
भेदभाव और भ्रष्टाचार के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और लोगों के कामों और शासन व्यवस्था और सुशासन का जो नारा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने एक तरह से टेक्नोलॉजी का रास्ता अपनाया। अब देखते हैं कि वो तमाम प्रयोग हुए हैं। उसमें इन्होंने परिवार पहचान पत्र योजना लेके आए और वैसे तो जो है आधार कार्ड भी था लेकिन उसमें आर्थिक पहलू शामिल नहीं था। अब ये परिवार पहचान पत्र लाए जिसमें आर्थिक पहलू भी शामिल है। तो सरकार ये कहती है कि स्वतः जो है परिवार पहचान पत्र के आधार पर सरकार की जो भी आम आदमी के राहत की और उत्थान की योजनाएं उनका लाभ मिलेगा और मिल रहा है। तो ये सब इन मुद्दों को लेकर सरकार को लगता है कि प्रदेश की जनता संतुष्ट है और वो उनके किसी कामकाज के आधार पर उनके पक्ष में मतदान करेगी। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में उन्होंने 10 सीटें हासिल करने का जो 2019 के चुनाव में 10 सीटें मिली थी और उसी को दोहराने का जो है दावा सरकार कर रही है और एक विश्वास व्यक्त कर रही है। हाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति में भी कुछ बदलाव किया। सरकार के कामकाज के अलावा संगठन के स्तर पर भी प्रदेश अध्यक्ष जी को बदला गया। नए प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी आ गए। वो भी कह रहे हैं कि हम जो है 10 लोकसभा सीटें हासिल करेंगे और उन्होंने एक नया नारा दे दिया कि विधानसभा चुनाव में 75 पार सीटें हासिल करेंगे, जो 2019 का भी नारा था लेकिन 2019 में पूरा नहीं हो पाया। उनको लगता है कि अब सरकार ने कुछ कामकाज और अपना आगे बढ़ाया है, रोजगार मेले आयोजित किए, अंत्योदय उत्थान के लिए इन परिवारों की 1 लाख रुपए से सालाना से कम आय है उनकी आय बढ़ाने के उपाय किए। तो लगता है कि लाभार्थी वर्ग उनको लाभ मिलेगा। इसीलिए हाल में करनाल में लाभार्थी सम्मेलन भी करवाया गया और अब प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी नड्डा जी से सलाह मशवरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष से सलाह मशवरा करके आए। तो एक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति का नया अध्याय खोल दिया। अब देखते हैं कि ये ओबीसी कार्ड चलाया है, नायब सैनी जी को प्रदेश अध्यक्ष बना के तो क्या रिजल्ट रहते हैं। उनका विश्वास तो ये है उनको 10 सीटें मिलेंगी और भारी बहुमत लोक विधानसभा चुनाव में मिलेगा। तो ये देखने की बात है कि क्या रिजल्ट आते हैं। रंजीता मेहता जी, एक तो देखिए गठबंधन को लेकर संशय है। आज आप भी मौजूद थी, नायब सैनी से भी पूछा गया कि क्या मिलकर लड़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। जब आप लोग 10 सीटों की बात करते हैं जीतने की, तो जेजेपी को लेकर क्या माना जाए, चूंकि जेजेपी भी अपने दावे करती है जीत के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता सरकार पिछली बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी थी और हर बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ती है। तो 10 की 10 सीटें आई थी, वो इंडिपेंडेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो जनता जनार्दन को आज फायदे मिले हैं उसी बेसिस के ऊपर हम कहते हैं कि दोबारा से हमारी 10 की 10 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के योग्यताओं के आधार पर आज 1,10,000 नौकरियां ऑलरेडी दे चुकी है और 60,000 नौकरियां अभी दिसंबर तक आप देखेंगे कि वो लोग जो है अपने पद पर ज्वाइन कर लेंगे। जो बड़ी बड़ी बातें, झूठे दावे और वादे ऑपोजिशन वाले कर रहे हैं, आज इनके वादों दावों में कोई दम नहीं है। हमारी पूरी सेना 5 लाख पन्ना प्रमुख टीम जो है वो पूरे देश के अंदर इस समय सजग हो चुकी है। हमारे BLA2, हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारी जो सेना है आज पूरे बूथों को संभालकर जनता जनार्दन को विश्वास दिलाकर कि हमारी सरकार ने किए हुए काम जो है वो दोबारा से और बढ़ाने का काम आपके विरोधी दलों के प्रवक्ता भी, आपने सुना आम आदमी पार्टी प्रवक्ता भी कह रहे थे, जादून जी भी कह रहे हैं कि अब जो अध्यक्ष बदले गए हैं तो सेना के सेनापति तो बदल दिए गए, अब चर्चा ये है कि संगठन में वो बदलाव भी करेंगे। तो चुनाव इतना करीब है तो क्या ये प्रयोग नहीं होगा संगठनात्मक, और क्या इसके अच्छे परिणाम आएंगे? इस बात को लेकर आप लोग आश्वस्त हैं? देखिए, जो सेना इतनी मजबूत है पहले से, आप लोग हैं वो संगठन के प्रति पूरे कटिबद्ध हैं। जो उनकी मेन टीम है उसके अंदर जो नया इंसान जिसको चुना जाता है वो उतने ही जोशो खरोश से काम करता है जितना पहले वाला करके गया था। ये कोई प्रयोग नहीं होता, ये एक संगठन का विश्वास है अपने कार्यकर्ता के ऊपर। आज 5 लाख पन्ना प्रमुख इसी बात को लेकर तय कर रहे हैं कि किस तरीके से कब चुनाव आए और उनकी ड्यूटी जो है हर बूथ पर लगे। आज वहाँ के बूथ अध्यक्ष, वहाँ के BLA2 आज इस बात में है कि कब हमारी जिम्मेदारी लगेगी कि हम काम करेंगे। संगठन में जो भी चुना जाता है, हमारे यहाँ पे लक्ष्यवाद नहीं होता कि शैलजा का बंदा आ गया तो हुड्डा डंडा मारेगा, हुड्डा का बंदा आ गया तो सुरजेवाला डंडा मारेगा। आज संगठन जिन लोगों को चुन के जिम्मेदारी देता है
सब लोग सर झुकाकर उनकी जिम्मेदारी पर उनको ताड़ियां मारकर उनका स्वागत करते हैं और तहे दिल से अपने जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो महामंत्री बनते हैं, चाहे वो उपाध्यक्ष बनते हैं, चाहे वो मंत्री बनते हैं, वो उसी तरीके से उनका सम्मान और आदर करते हैं जैसे कि उन्होंने पहले 3 का किया है। आज इसी के तहत संगठन की मजबूती जितनी हरियाणा पूरे देश में, अगर मोदी जी की बात करते हैं, जो आज सेना हमारी है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज 5 लाख पन्ना प्रमुख हमारे जो है हर घर तक पहुंचे हुए योजनाओं को लेकर, लाभों को लेकर, विकास की जो बातें हैं वो बातें जी मेहता जी आंकड़ों के साथ एक घर में पहुंचाने का काम हमारी सेना कर रही है। चलिए, आप ये कह रहे हैं आपकी सेना बहुत मजबूत है, ठीक है, और आप लोग जंग जीतेंगे। गर्ग साहब, 9 साल हो गए इंतजार के संगठन का, आज भी बावरिया मिले हैं केसी वेणुगोपाल से, तो ये लिस्ट आप लोगों की आ नहीं रही है, तो क्या बिना संगठन के आप लोग बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का दावा कर रहे हैं, या पिछले चुनाव की तरह इस बार भी मानकर चलें कि कांग्रेस की लिस्ट नहीं आनी है, कांग्रेस का संगठन नहीं बनेगा? ज्योति जी, हमारा संगठन काफी हद तक बन चुका है, पीसीसी के डेलीगेट बन चुके हैं, प्रदेश की इकाइयां बन चुकी है, युवा का पूरा संगठन बन चुका है, महिला का संगठन पूरा कंप्लीट हो चुका है, जितने हमारे प्रदेश के सेल हैं कंप्लीट सेल हो चुके हैं, यहां तक कि जिले के प्रभारी, हर जिले के प्रभारी, ब्लॉक के प्रभारी, यहां तक कि जिला के कन्वीनर, ब्लॉक के कन्वीनर बन चुके हैं। एक लिस्ट आनी बाकी है, वो जिला प्रधान की है, हमारे ब्लॉक प्रधान की है, वो जल्दी आने वाली है। चुनाव थे, ये 5 स्टेटों के चुनाव हुए हैं, ये मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही वो लिस्ट आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कि आपने सवाल किया, मेरी छोटी बहन ने कहा हमने खर्ची और पर्ची, मैं बताना चाहता हूँ 2 रुपये की पर्ची क्या वैल्यू है। खुले आम जो टैचियां भर भर के नोट लिए जा रहे हैं, तो पर्ची की क्या वैल्यू है? पर्ची कोई वैल्यू नहीं। ये कहते हैं हमने किसान की 2 गुना आय कर दी, मैं बताना चाहता हूँ खर्चा 2 गुना कर दिया, आय 2 गुना नहीं। दुनिया भर के खाद पर कभी टैक्स नहीं था, इन्होंने टैक्स लगा दिया। कृषि उपज के जो जितने पुर्जे हैं कभी भी इन पर टैक्स नहीं था। आपने 18% उन गरीबों किसानों पर टैक्स लगा दिया। मैं यही कहना चाहता हूँ मेरी छोटी बहन को, मैं पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं हम वोट लेंगे, मैं इन्होंने कोई ऐसा वर्ग छोटा क्या? किसान था, सरपंच थे, सरकारी कर्मचारी थे, आंगनबाड़ी की महिलाएं थी, इन्होंने दुड़ा कर उनको पीटने का काम किया। ये किसान देशी की बात करते हैं, इनके राज के अंदर 750 किसान शहीद हो गए। एक बार भी देश के प्रधानमंत्री जी या हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बार भी दुख प्रकट नहीं किया। क्या बात करते हो आप? ये वो लोग हैं, ज्योति जी ये वो लोग हैं, इन्होंने 4 बार हरियाणा को जलाने का काम, 4 बार हरियाणा को जलाने का काम किया। नू दंगे किसने कराए? नू में दंगे करने वाले कौन थे? विश्व आपके सामने है, नू में दंगे करवाए, दुनिया भर के घर जला दिए, फैक्ट्रियां बनवा दी, दुकानें जला दी, आरक्षण के आड़ के अंदर करोड़ों रुपए का नुकसान करवा दिया। राम रहीम के कारण पंचकुला के अंदर भारी दंगे करवाए, 28 लोग उस दंगे के अंदर मर गए। अरे बाबा रामपाल परवाला, दुनिया भूलती है रामपाल के नाम पर सरकार बनते ही वहाँ दंगे करवाए। रंजिता जी, इनको इनकी बात कहने दीजिए, आप इनको बोलने दीजिए। हरियाणा को बुलाने का काम, ज्योति जी सुन लीजिए, 4 बार हरियाणा को बुलाने का काम इन लोगों ने किया। आज ये बात करते हैं जनता की इसकी। मैं पूछना चाहता हूँ, जो नू के अंदर दंगे हुए वो कौन लोग थे? मानू मानसर कौन था? जो बिट्टू बजरंगी कौन था? सब इनकी पार्टी के आदमी, आपके सामने है। चलिए, वो तो जांच हो रही है उस मामले में, तो वो तो आपकी पार्टी के विधायक को लेकर भी बहुत सारे आरोप लगे, वो तो जांच का विषय है। मैं
ठीक है, मैं अभी डिबेट को आगे ले जाते हुए शराब को टाला हुआ ऐसा रेणु साहब, जाति को लेकर देखिए बहुत बात हो रही है। आज तक बीजेपी कहती है कि हमने जातिगत राजनीति नहीं की। बजरंग दास जी ऐसी नहीं, चल रही है, खाली जात ही है। आप सुनिए, अभी बीजेपी कहती है हमने जाति की राजनीति नहीं की। हुड्डा साहब कहते हैं 4 अलग अलग जातियों के डिप्टी सीएम बनाएंगे। अभय भी कह चुके हैं कि एक एससी समुदाय से और एक बैकवर्ड क्लास से हम डिप्टी सीएम बनाएंगे। साथ ही जातिगत जनगणना की भी बात कर रहे हैं कि इनेलो सरकार अगर आई तो हम जातिगत गणना करवाएंगे। तो क्या आप लोग भी अब जात पात की राजनीति के सहारे ही हैं? जी देखिए, जातिगत जनगणना करवाना एक अलग इशू है और जातिगत राजनीति करना एक अलग इशू है। दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। जातिगत जनगणना करवाना के हमारे प्रदेश में किस जाति के, किस समुदाय के लोग कितनी संख्या के हैं, ताकि उसके आधार पर सरकार के द्वारा लागू की जाने वाली नीतियों को सही से लागू किया जा सके, उनके विकास के लिए सही से काम किया जा सके। ये जातिगत जनगणना का ये एक बेस बनता है। जातिगत राजनीति यदि अगर आपने समझना है तो भारतीय जनता पार्टी की नीति से अच्छे तरीके से समझी जा सकती है। जिस प्रकार से इन्होंने अपना मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर के एक समुदाय को उकसाने का काम किया, वहां पर एक नेता, जबकि हमारे शिक्षा मंत्री ने मना कर दिया, और दूसरा नेता वहां जाकर के एक विशेष समुदाय को खड़ा करके वहां उद्घाटन करवाने का काम करता है, और राजपूतों को एक तरफ धोखा दिया जाता है कि आज नहीं होगा कल होगा। तो ये है, इसको बोलते हैं जातिगत राजनीति। दूसरी बात, नुहू में जब विवाद हुआ, दंगे हुए, उनको शांत करने के बजाय, उस दंगों पर पानी डालने के बजाय, उसको बुझाने के बजाय पूरे हरियाणा प्रदेश में धरने और प्रदर्शन किए जाते हैं और पुलिस के साए में नारे लगाए जाते हैं कि मुसलमानों या तो हरियाणा प्रदेश के खाली कर दो और नहीं तो आप परिणाम के स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसके अलावा आप राजस्थान में देख लीजिए, 200 विधानसभा की राजस्थान की असेंबली है, एक भी किसी मुस्लिम को सीट भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया हो, तो ये होती है जातिगत राजनीति। और जिस प्रकार से किसान आंदोलन में, जिस प्रकार से अदर बैकवर्ड के आंदोलन में एक विशेष समुदाय को इन्होंने चिन्हित करने का काम किया कि उसमें सभी बिरादरियों ने मिलकर के आंदोलन किया, किसान आंदोलन को, और केवल जाटों को बदनाम करने का काम किया, इसको बोलते हैं जातिगत राजनीति। और जिस प्रकार से अभी पूरा हरियाणा प्रदेश इसको समझ रहा है कि बीसी को अपना एक राजनीतिक में उसको लाभ लेने के लिए ओम प्रकाश धनखड़ को हटा करके नायब सैनी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया गया, तो इसको बोलते हैं जातिगत राजनीति। इंडियन नेशनल लोकदल 36 पार्टी बिरादरी की पार्टी है और 36 बिरादरियों को लेकर के काम करते हैं। अभी मैं कहता हूँ, अभी रंजीता जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, इन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 4 योजनाओं से बाहर है, इसलिए इनको दर्द है इस बात का। रंजीता बहन, हमें इस बात का दर्द बिल्कुल भी नहीं है। 1 मिनट सुन ले, आप सुन ले प्लीज, डिबेट खराब हो जाएगी। जनता तक जाने दो हमारी बात भी, आपकी तो जाहिर है, हमारी भी बात जाने दो रंजीता जी। फिर मैं रंजीता मेहता जी, इनको अपनी बात तो कंप्लीट करने दें आप। हम देखिए रंजीता जी, मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे एक ऐसी पार्टी के प्रचार प्रसार करने की जिम्मेवारी मिली है जिसके वो महापुरुष, जिन्होंने भारत के मान सम्मान, जो कि पूरे इंडिया का मान सम्मान का ताज अपने सिर पर रखा हुआ ताज उतार करके दूसरों के सिर पर रखने का काम किया, उस त्यागी पार्टी के महापुरुष के लिए हम प्रचार प्रसार के लिए बैठे हैं। तो उसी पार्टी में तो आप कुर्सी की लड़ाई भी की थी सबने, रेणु साहब, तो दूसरों को सौंपने का काम कर देते हैं। हमें दर्द इस बात का है, हमें 4 योजना बाहर, जो दीजिए हमें 4 योजना बाहर रहने का दर्द नहीं है, हमें दर्द इस बात का है कि आज हरियाणा प्रदेश का युवा बेरोजगार क्यों है। हमें दर्द इस बात का कि आज हरियाणा प्रदेश का युवा हरियाणा प्रदेश को छोड़ करके विदेशों में काम ढूंढने क्यों जा रहा है। हमें दर्द इस बात का कि नए नए महिला थाने क्यों खुलवाने पड़ रहे हैं, क्योंकि महिलाओं के ऊपर क्राइम इतना बढ़ रहा है। और एक सरेआम जिसको ब्लेम किया जाता है कि महिलाओं से छेड़छाड़ करता है, शोषण करता है, उनको भी बचाने का काम हरियाणा की विधानसभा में करने का काम किया जाता है। और रंजीता जी, मैं ज्यादा समय मुझे मेरे ख्याल से नहीं देंगे, बातें मेरे पास बहुत है, लेकिन अंत में मैं ये और कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि दूसरी बार इलेक्शन लड़ने पर अभय सिंह को 12,000 वोट कम मिली। रंजीता मेहता जी, एलनाबाद का चुनाव का इलेक्शन उठा करके देखिए, 10,000 वोट एक्स्ट्रा ली थी अभय सिंह ने, पहले 56,000 वोट मिली थी। मार्जिन की बात कर रही हूँ, जीत का अंतर तो कम हुआ ना, आप रिजल्ट देख लेना। और दूसरी बात,
दूसरी बात आप ये बताइए, हमें दर्द इस बात का है कि इतने घपले, इतने घोटाले हरियाणा प्रदेश में हुए, एक भी रिपोर्ट आपने जनता के सामने रखने का काम नहीं किया और हर अपराधी को बचाने का काम किया। हमें दर्द इस बात का है रंजीता मेहता जी, इसलिए हमें दर्द है, लेकिन इन बातों का दर्द है कि आज भ्रष्टाचार इतना ज्यादा क्यों फैला हुआ है। 50 गुना भ्रष्टाचार पहुंच चुका है। आप ग्राउंड में रहते हो, आप सरकार के जिम्मेवारी पद की भूमिका में हो, हमें पता है, लेकिन आप ग्राउंड की रिपोर्ट सच्ची लोगे तो आपको पता लगेगा 50 गुना भ्रष्टाचार आपके शासन में बढ़ चुका है। जो पहले का अगर कोई आप पर्ची खर्ची की बात करते हो, पर्ची खर्ची नहीं चलती। पर्ची खर्ची बिल्कुल बजरंग दास ने ठीक कहा, पर्ची खर्ची का क्या करोगे, क्या महत्व है उसका। अटैचियों पर आ गए हो आप, तो अटैचियां चलती है आपके यहाँ, तो बताइए इस बात का हमें दर्द है कि ठीक है। मैं आखिरी कमेंट के लिए आपके पास आती हूँ रंजीता जी, अभी आप सुने सुखबीर तंवर जी। एक तो देखिए इंडिया गठबंधन को लेकर तो हरियाणा में बिल्कुल ही संशय की स्थिति है कि क्या होगा। आप लोग कांग्रेस को टारगेट करके कांग्रेस वाले आप लोगों पर हमला करते हैं, ठीक है, अभी सुने। दूसरा, आप लोग संगठन को लेकर कितने ही दावे करें, लेकिन दूसरे दल आप लोगों को काउंट ही नहीं करते हैं कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में है ही नहीं। ज्योति जी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, जो अब तक चर्चा हुई, इस पर मैं 2 बात रखनी चाहूँगा। एनसीआरबी के आंकड़ों में आज महिला सुरक्षा और महिला अपराध की स्थिति क्या है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, और जिस प्रकार से रोजगार के लंबे चौड़े दावे किए जा रहे हैं, लगभग पेपर लीक हुए और सभी में केस दर्ज हुए हैं, ये इनका जो शासन का तरीका है। और रुकिए, आप रुकिए, अरे बीच में बोला, मैं बीच में बोला क्या? नहीं, आप बंद करवाइए, नहीं बंद करवाइए इनको, इनकी आदत खराब है। आप चुप बैठिए, आप चुप बैठिए, आप बहन जी चुप बैठो, आपकी बड़ी गंदी आदत है, आपकी आदत बहुत खराब है। क्या बोल रहे हो? अब बोल पाओगे? अब बोल पाओगे? रंजीता मेहता जी, आपको उत्तर देने के लिए मैं समय दूंगी, अभी आप रुकें। जिस प्रकार से 75% का झुंझुना सरकार लेके आई और वो हाई कोर्ट में चाहे महाधिवक्ता एक बार भी पेश नहीं हुए, वो रद्द हो गया। वो इनकी अपनी गलती है जो भी है, लेकिन जिस प्रकार का प्रचार प्रसार किया गया, हरियाणा के युवाओं को बरगलाया गया, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद 75% के बाद जिस प्रकार से निवेश में भारी कमी आई, वो सारे के सारे आंकड़े भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार की बड़ी बात कर रहे थे। अरे शराब तस्करी में जो आपने एससीटी बनाई, जिसका कोई कानूनी इशू नहीं था, क्या हुआ आज तक? और रजिस्ट्री घोटालों में जिन लोगों को आपने सस्पेंड किया, उनको प्रमोट करके और उनको और ज्यादा अच्छी जगह में लिस्ट भेज दूंगा आपको। इसके अलावा बड़ी बात कर रहे थे पर्ची खर्ची की। अरे एचपीएससी में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा था, रंगे हाथ पकड़े जा रहे थे, आप ही ये बात कहते हैं। और जिस प्रकार से कौशल विकास की बात करते हैं, कौशल विकास के नाम पे जिस प्रकार से धन शोधन हुआ है और जिस प्रकार से अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई, वो हरियाणा प्रदेश पूरा का पूरा देख रहा है। और मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं, आप कोई कैमरा लगा के देख लें, सभी आरटीए कार्यालयों में जिस प्रकार का भारी भ्रष्टाचार हरियाणा में, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और विगत के 9 वर्ष से ज्यादा के समय में जिस प्रकार से बुआई के समय में डीएपी नहीं मिला और अब यूरिया की भी किल्लत चल रही है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। इसके अलावा जमीन और किसानों की बात कर रहे थे, मानेसर में 1810 एकड़ का धरना 450 दिन से चल रहा है, ये आपकी आंख खोलने वाला है। 1128 एकड़ का धरना 250 दिन से चल रहा है, कहाँ हैं आप? इसके अलावा भी कह रहे थे पन्ना प्रमुख, इनके पन्ने पंचायती राज का जब चुनाव हुआ था उस वक्त फट गए थे। ये अपने चुनाव चिन्ह पे इन्होंने 22 सीटें जीती और आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव चिन्ह पे 15 सीटें जीती। इसलिए ज्यादा पन्ने और इनकी बात नहीं, तुलनात्मक आंकड़ों के साथ बात करो। पीछे जो चुनाव हुआ, लेटेस्ट चुनाव पंचायती राज का था, और उसमें 22 जगह आप जीते, 15 जगह हम जीते। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपको पूर्णतः हटाएंगे। और बिल्कुल भी जिस प्रकार से किसान कमेर की आवाज को आपने दबाने का रखा है, उसको वो सारे प्रदेश के सामने। मैं आखिरी कमेंट आपने जो सवाल किया उस पे आ रहा हूँ। अब आप सवाल के उत्तर पर आ रहे हैं। नहीं, ये तो सारी चर्चा का जवाब तो देना था ना, सवाल का उत्तर। आप रंजीता जी बैठिए। आप जिस प्रकार से हमने संगठन बनाया, प्रदेश में संगठन बनाया, लोकसभा का संगठन बनाया, हमने जिलावार संगठन बनाया, और सर्कल स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, और गांव और वार्ड के स्तर पे, और निश्चित तौर पे आपके आने वाले समय में एक एक पन्ने को फाड़ के जलाएगी आम आदमी पार्टी। आप नोट कर रहे जिस प्रकार से कोई पन्ना नहीं बचेगा आपका। अभी आप सुने, रंजीता जी बोले।
आखिरी कमेंट आपको। देखिए, कार्ड की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो बड़े बड़े दावे करते हैं, 2 जगह अपनी सरकार बनाकर पंजाब में अपने 5 साल पूरे कर लें, तो मैं खुद बैठकर इनको वाहवाही दूंगी और इनके लिए ताली पीटूंगी। आज जिस तरीके का काम आपने पंजाब को ठगने का किया है, जनता जनार्दन अपने आप को आपकी तरह बीच में बोलने की आदत नहीं है, मैं भी बोल सकता हूँ। आपकी तरह बीच में बोलने की आदत नहीं है, मैं बोल सकता हूँ। निश्चित तौर पे आपके पास ना कभी कोई आंकड़ा आता है, बीच ना में कुछ बोलकर ही होता है। बता रहे हैं आप आप। आप बीच बीच में में बात बोल कर रहे रहे हैं, हैं, आप कुछ बीच में नहीं आपके बोलकर ही पास। बता रहे हैं कि आप बीच में पूरे बोलते हैं। पूरे किसी के पास कुछ नहीं, सब थोपते हो। ज्ञान नाम की चीज नहीं, आंकड़ों की चीज नहीं, कुछ नहीं, सिवाय झूठ बोलने के। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। सुखबीर तंवर जी, आखिरी कमेंट है उनका, सुन लीजिए आप, सुनिए आप सुनिए। सारी भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। सारे आंकड़े जो आपने झूठ बोले देश के साथ, वो हमने रखे। इसलिए आपके पेट में दर्द कोई दर्द नहीं है, दर्द आपके पेट में दर्द है। आपके पेट का दर्द 3 तारीख को ठीक हो जाएगा। आने वाली 3 तारीख को लगभग दर्द मिट जाएगा। आपको चिंता ना करो, मिट जाएगा दर्द। दर्द की सारी दवाई तैयार हो रही है, मिट जाएगा दर्द। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सब झूठे लोग। सुखबीर तंवर जी, सुखबीर तंवर जी, सुन लीजिए आप लगातार बोल रहे हैं। हर बार टोका है, हर बार टोका है। पेट का दर्द ठीक करना है इनका। तो आप क्या अलग कर रहे हैं? आप भी टोक नहीं, मैंने 2 बार बिल्कुल नहीं बोला। नहीं, मैंने इनको शांत होने के लिए बोला। ये नहीं, जब इनको रोका गया, जब इनको रोका नहीं, जब ये रोका गया तो रुक चुके थे, ये शांति से सुन रहे थे आपको। आप झूठे लोगों, प्रधानमंत्री समेत सारी भारतीय जनता पार्टी, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। आंकड़ों के साथ बात सारी रख दी। कुछ नहीं है 2014 में। हमने बनाकर उनको 23 कर दिया है। आयन जहाँ पे 13 थे। चलिए जादून जी से आखिरी कमेंट चर्चा का। बजरंग दास जी समय कुछ बचा तो आएंगे आपके पास। नहीं तंवर जी, ऐसे नहीं सर, नहीं अपनी लगातार नहीं बोलते रहेंगे सुखबीर तंवर जी आप। ठीक है मैडम, आप सुनिए अभी। जादून साहब आखिरी कमेंट। चलिए, संपर्क टूटा है शायद इनसे। पीसीआर बजरंग दास जी कुछ कहना चाह रहे थे। बजरंग जी बोले। देखिए ज्योति जी, आज डिबेट इस बात की है 2024 में क्या होने वाला है। जहां तक कि 2024 की अगर आप बात करोगे, भारतीय जनता पार्टी की वो स्थिति है, जनता इंतजार कर रही है। चाहे प्रदेश का किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, वो इंतजार कर रहा है। 10 साल के अंदर जिस प्रकार, देखो बहन जी, ज्योति जी सुन लो, ज्योति सुनेंगी नहीं, मेरी छोटी बहन सुनेगी नहीं, मेरी छोटी बहन सुनेगी नहीं, छोटी बहन सुनेगी नहीं, मेरी छोटी रंजिता मेहता जी सुनने का मादा रखो। रंजिता, छोटी बहन सुनने का मादा रखो, छोटी बहन सुनने का मादा रखो। रंजिता मेहता जी, मैंने आपको इतना वक्त दिया बोलने के लिए, मैंने आपको इतना टाइम दिया कि पहले बोलने के लिए, अब भी आप इनका आखिरी कमेंट भी नहीं सुन रही। ये तो गलत बात हुई। नहीं, ये तो आपकी गलत बात हुई। आप सुनिए, अभी इनको समय दिया गया है बोलने के लिए, इनकी बात पूरी होने दीजिए। मैं यही बताना चाहता हूँ, हर वर्ग का नागरिक इस सरकार से इतना दुखी है। मतलब आज ऐसी स्थिति है, ये गांवों में घुस नहीं सकते। सारी बात को खुलाते हो। आज हर वर्ग का नागरिक त्राई कर रहा है। अल्लाह सुन लो, मेरी छोटी बहन सुन ले, मेरी छोटी। चलिए, आप दोनों अभी रुकिए, आप दोनों रुकिए। जादून जी, अगर आपको आवाज मिल रही है चर्चा का आखिरी कमेंट में आपसे जाऊंगी 2024 को लेकर। सभी के आपने दावे सुने, सुनिए अभी बजरंग जी, सुनिए 2 का आंकड़ा छू नहीं पाएंगे। सुनिए अभी, आप सुनिए। जादून साहब बोले। चलिए, शायद नहीं है फोन लाइन पर। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। माफी के साथ तंवर आगे समय नहीं। सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। और मिशन 24 को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। बीजेपी हैट्रिक बनाने का दावा कर रही है और तमाम दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। सत्ता में आने का दावा सभी की ओर से किया जा रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।